घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस 95 बरस का हो चुका है। इन 95 वर्षों में उसने अपना बहुत विस्तार भी किया है, कई अनुषांगिक संगठन खड़े किए हैं और आज देश के कोने कोने में हजारों शाखाएं चलती हैं। लेकिन आरएसएस की इस 95 बरस की यात्रा में 3 ऐसे मौके भी आए जब उससे सरकार की तरफ से प्रतिबंध झेलने पड़े। इन प्रतिबंधों और इसकी वजहों के कारण आरएसएस को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। आइए जानते हैं कि वो कौन कौन से मौके थे जब आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया गया। पहली बार प्रतिबंध महात्मा गांधी की हत्या पर। 30 जनवरी 1948 को दिल्ली के बिड़ला हाउस में नाथूराम गोडसे नामक एक सिरफिरे और अतिवादी ने महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी। इस हत्या ने पूरे देश को झकझोर दिया, देश ही नहीं बल्कि दुनिया को झकझोर दिया। इस घटना के बाद आरएसएस के लोगों पर इसकी साजिश रचने का शक जाहिर किया जाने लगा, जिसका नतीजा यह हुआ कि 5 दिन बाद यानी 4 फरवरी 1948 को सरकार ने आरएसएस पर बैन लगा दिया। आरएसएस के तत्कालीन सरसंघचालक एमएस गोलवलकर समेत संघ के कई कार्यकर्ता गिरफ्तार कर लिए गए। उस पूरे मामले पर हमने बात की आरएसएस पर किताब लिखने वाले वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी से। विजय त्रिवेदी की हाल ही में आरएसएस पर एक किताब आई है। इस किताब का नाम है संघम शरणम गच्छामि। बकौल विजय त्रिवेदी, जिस दिन महात्मा गांधी की हत्या हुई उस दिन बाला साहब देवरस चेन्नई में थे और उन्होंने इस घटना की कड़ी निंदा की थी। महात्मा गांधी की हत्या की खबर को सुनकर वे नागपुर लौट गए और अपने सारे कार्यक्रम स्थगित कर दिए थे। हालांकि फिर भी उनको गिरफ्तार किया गया और लंबे समय तक जेल में रखा गया। बाद में जब पुलिस जांच की रिपोर्ट आई तब उसमें कहा गया कि गांधी जी की हत्या में आरएसएस का कोई हाथ नहीं है, लेकिन तब इस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया। गांधी जी की हत्या और उसके बाद लगे प्रतिबंधों के कारण संघ के अंदर भी मतभेद शुरू हो गए थे और एक वक्त तो ऐसी नौबत आ गई थी कि लगा कि संघ टूट जाएगा। इसी दरमियान सरकार और आरएसएस के लोगों के बीच बातचीत शुरू हुई। संघ के बड़े नेता बाला साहब देवरस ने सरदार पटेल से कहा कि यदि आप बैन नहीं हटाएंगे तो हम लोग अपनी राजनीतिक पार्टी बना लेंगे। फिर काफी मशक्कत के बाद 11 जुलाई 1949 को सरकार ने संघ पर से सशर्त प्रतिबंध हटा लिया और टूट की नौबत नहीं आई। लेकिन इस मामले पर सरकार में बैठे लोग कुछ और बयान कर रहे थे। 27 फरवरी 1948 को गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को एक चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी में पटेल ने लिखा, गांधी की हत्या में आरएसएस शामिल नहीं था। यह काम हिंदू महासभा के एक कट्टर धड़े का था जो सीधे सावरकर के नेतृत्व में काम कर रहा था। उसी ने यह साजिश रची, मगर गांधी की हत्या का स्वागत किया संघ और महासभा ने। ये लोग गांधी की विचारधारा, उनकी सोच के सख्त खिलाफ थे, मगर इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि संघ या हिंदू महासभा के किसी और सदस्य पर इस अपराध का इल्जाम लगाना मुमकिन है। आरएसएस के अपने पाप और अपराध हैं जिनका उसे जवाब देना है, मगर ये काम उन्होंने नहीं किया। इस चिट्ठी के लगभग 5 महीने बाद पटेल ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी एक चिट्ठी लिखी, लेकिन उनकी इस चिट्ठी में आरएसएस को लेकर उनकी धारणा कुछ बदली सी थी। उनको लिखी इस चिट्ठी में पटेल लिखते हैं, गांधी जी की हत्या का केस अभी कोर्ट में है, इसीलिए आरएसएस और हिंदू महासभा इन दोनों संगठनों के शामिल होने पर मैं कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन हमारी रिपोर्ट्स में इस बात की पुष्टि होती है कि जो हुआ वो इन दोनों संगठनों की गतिविधियों का नतीजा है, खास तौर पर आरएसएस के किए का। देश में इस तरह का माहौल बनाया गया कि इस तरह की भयानक घटना मुमकिन हो पाई। मेरे दिमाग में इस बात को लेकर कोई शक नहीं कि हिंदू महासभा का कट्टर धड़ा गांधी की हत्या की साजिश में शामिल था। आरएसएस की गतिविधियों के कारण भारत सरकार और इस देश के अस्तित्व पर सीधा सीधा खतरा पैदा हुआ। लेकिन जब इस मामले में सरकार को सीधे तौर पर आरएसएस के खिलाफ कुछ नहीं मिला, तब 11 जुलाई 1949 को आरएसएस पर से प्रतिबंध हटा लिया गया। लेकिन ध्यान रखिए, यह प्रतिबंध सशर्त हटाया गया था। प्रतिबंध हटाने की शर्त यह रखी थी, आरएसएस अपना संविधान बनाएगा और अपने संगठन में चुनाव करवाएगा। आरएसएस किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा नहीं लेगा और खुद को सांस्कृतिक गतिविधियों तक सीमित रखेगा। प्रतिबंध हटने के बाद आरएसएस ने सीधे तौर पर तो राजनीति में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन 1951 में अपने सपोर्ट से श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में जनसंघ नाम की पार्टी बनवा दी। आगे चलकर 1980 में जनसंघ के लोगों ने ही भारतीय जनता पार्टी का गठन किया। अब बात दूसरी बार प्रतिबंध की, इमरजेंसी के दौर में। यह 1975 का साल था और जून का महीना। महात्मा गांधी की हत्या के शक में गिरफ्तार किए गए बाला साहब देवरस अब आरएसएस के सरसंघचालक बन चुके थे। लेकिन इसी दौर में गुजरात और बिहार से शुरू हुआ स्टूडेंट मूवमेंट देशव्यापी रूप ले चुका था। सर्वोदयी नेता
जयप्रकाश नारायण इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। रेलवे और पोस्टल हड़ताल की वजह से पूरे देश का माहौल पहले से ही सरकार विरोधी बन गया था। उधर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी रायबरेली के चुनावी मुकदमों में भी बुरी तरह उलझ चुकी थी। इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला भी उनके खिलाफ गया था और उन पर इस्तीफे का दबाव बढ़ता जा रहा था। इन सब परिस्थितियों में अपने लिए कोई रास्ता निकलता नहीं देख इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 की रात देश में इमरजेंसी लगाने का ऐलान कर दिया। 26 जून को मीडिया की आवाज दबाने के इरादे से प्रेस सेंसरशिप भी लागू कर दी गई। तमाम विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा था। कुछ कांग्रेस के स्वतंत्र सोच रखने वाले नेता भी गिरफ्तार किए गए और इन सब के साथ साथ आरएसएस के सर संचालक बाला साहब देवरस भी गिरफ्तार कर लिए गए। स्टूडेंट्स और विपक्षी कार्यकर्ताओं के साथ साथ संघ के कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में गिरफ्तार किए गए। 4 जुलाई 1975 को आरएसएस पर एक बार फिर से प्रतिबंध लगा दिया गया। बाद में जब इमरजेंसी हटी और चुनाव हुए तब उस चुनाव में इंदिरा गांधी की हार हो गई और विपक्षी एकता के नाम पर बनी जनता पार्टी सत्ता में आ गई। जनता पार्टी ने सत्ता संभालते ही आरएसएस पर से प्रतिबंध हटा लिया। इस पूरे मामले पर विजय त्रिवेदी कहते हैं, उस दौर में इंदिरा गांधी अपने करीबी लोगों से निजी बातचीत में कहती भी थी कि मुझे और मेरी पार्टी को इन सोशलिस्टों से कोई खतरा नहीं है, मुझे असल खतरा इन आरएसएस वालों से है क्योंकि इनका सांगठनिक आधार मजबूत है। इसी दौरान आरएसएस के लोगों के द्वारा इंदिरा गांधी को चिट्ठी लिखकर माफी मांगने की बातें भी सामने आई। हालांकि संघ के लोग इससे इनकार करते हैं। इमरजेंसी के अंतिम दिनों में विपक्ष के कुछ लोग मुंबई में रामनाथ गोयनका के घर में मिले। उनमें आरएसएस के भी कुछ लोग शामिल थे। वहां इमरजेंसी के बाद की परिस्थितियों पर विचार किया गया। तय किया गया कि जयप्रकाश नारायण से बात की जाएगी, लेकिन जयप्रकाश नारायण ने यह कह दिया कि चुनाव होता है तो सब लोग एक पार्टी बनाकर एक यूनिट की तरह चुनाव लड़ो। हालांकि जॉर्ज फर्नांडिस और मधु दंडवते जैसे सोशलिस्ट नेताओं को इंदिरा गांधी की सत्ता में रहते होने वाले चुनाव के निष्पक्ष होने का भरोसा ही नहीं था, लेकिन फिर भी सबने जेपी की बात मानी और जनता पार्टी बनी। जनता पार्टी 1977 का लोकसभा चुनाव भी जीती और 23 मार्च 1977 को मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। मोरारजी देसाई इस सत्ता संभालते ही आरएसएस पर से प्रतिबंध हटा दिया। अब तीसरी प्रतिबंध की बात, बाबरी विध्वंस के बाद 80 के दशक के एकदम शुरुआत में ही आरएसएस के राजनीतिक मुखौटे की तरह काम करने वाला जनसंघ भारतीय जनता पार्टी के नए अवतार में सामने आ चुका था। पहली बार भाजपा ने 1984 के लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन केवल 2 सीटों पर सिमट गई। लेकिन कुछ ही वर्षों के भीतर इसे एक बड़ा मुद्दा मिल गया। यूं कहे कि बिल्ली के भाग से छींका टूट गया। फरवरी 1986 में अयोध्या की विवादित परिसर का ताला खोल दिया गया और वहां से मंदिर मस्जिद की राजनीति शुरू हो गई। इस मंदिर मस्जिद के मुद्दे के इर्द गिर्द राजनीतिक खेमेबाजी शुरू हो गई और यहां से भाजपा और आरएसएस ने मंदिर मुद्दे को लपक लिया। इस मुद्दे को 1986 से 1992 के बीच खूब टकराव हुआ, हिंसा हुई, लोगों की जाने गई। इस मामले की चरम परिणति 6 दिसंबर 1992 को तब देखने को मिली जब अयोध्या में उन्मादी अराजक और सिरफिरे लोगों की भीड़ ने विवादित ढांचे का गुंबद गिरा दिया। इस घटना के बाद भारत को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अपनी धर्मनिरपेक्ष पहचान को लेकर चिंता सताने लगी। देश में कई जगह हिंसा होने लगी और माहौल खराब होने लगा। इस घटना में भाजपा और विश्व हिंदू परिषद के साथ साथ आरएसएस के शामिल होने की बात कही जाने लगी। नतीजतन तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव ने यूपी समेत 4 राज्यों की भाजपा सरकारों को बर्खास्त कर दिया और विध्वंस की घटना के 4 दिन बाद 10 दिसंबर 1992 को आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके बाद एक बार फिर पुलिस इंक्वायरी हुई, लेकिन इस इंक्वायरी में भी सीधे तौर पर आरएसएस के खिलाफ कुछ नहीं मिला और अंततः 4 जून 1993 को सरकार ने आरएसएस पर से प्रतिबंध हटा लिया। इस प्रकार हम देखते हैं कि इन 3 में से 2 अवसरों पर आरएसएस का नाम एक बेहद संगीन मामले में घसीटा गया और इसे बैन किया गया। हालांकि कोई सबूत ना मिलने पर बैन हटाया भी गया। इन दोनों मामलों, चाहे वो 1948 में महात्मा गांधी की हत्या का हो या 1992 में विवादित ढांचे का गुंबद गिराने के मामले की साजिश, इसमें जो भी लोग ये संगठन शामिल रहे हों उनकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। ऐसी घटना को अंजाम देने और उसकी साजिश रचने वाले लोग चाहे अनचाहे देश और समाज के तालिबानीकरण की बुनियाद रखने की कोशिशें करते हैं। आपके लिए किस्सा लिखा था हमारे साथी अभिषेक ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉक।